हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ कि वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जब कोई भी दो तत्व आपस में क्रिया करेंगे, जब आपस में उनको मिलाया जाएगा तो उनसे कोई ना कोई नया उत्पाद बनेगा। और नया उत्पाद जानने के लिए हम किसी भी तत्व के लिए कोई ना कोई क्रिया करवाते हैं। तो बच्चों, आज इस चैप्टर के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती है, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और उनके समीकरण किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और जो समीकरण होने वाले हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं आएंगी। देखो, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या हुआ कि यहाँ कोई ना कोई तत्व आपस में मिलकर के कोई नए तत्व का निर्माण करेंगे या किसी नए यौगिक का क्या होगा, निर्माण होगा। तो बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि यौगिक का या नए तत्व का या नया कोई भी जो उत्पाद बनेगा, वो उत्पाद बनने के लिए हमें कौन कौन सी अभिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। तो यदि हम इन अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो इसमें आपको हम पढ़ाएंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन और अपचयन को रिडक्शन के नाम से भी हम लोग पढ़ेंगे। यदि ये दोनों साथ साथ आती हैं तो काफ़ी बार आपको एक नाम देखने को मिलता है बच्चों, जो नाम आएगा क्या, ध्यान रखना, यहाँ एक नाम आपको देखने को मिलता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उस नाम को भी आपको सीखना है। तो यहाँ एक रेडॉक्स अभिक्रिया जिसके अंतर्गत ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है, क्या आपने दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? बिल्कुल देखा है, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग केवल आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या आपने दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम लोग बात करें कि आप लोगों ने, जैसे बारिश का टाइम जब होता है तो मान लीजिए कोई लोहे का कील है या लोहे का कोई टुकड़ा है, उसको आप पानी के अंदर भिगो दीजिए और जब धूप पड़ेगी तो आप मान लो बिल्कुल नया टुकड़ा है लोहे का, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखते हो कि उसके ऊपर जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो जंग लगी है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है बच्चों, इसी का नाम हम आगे चल करके ऑक्सीकरण के अंदर इसके बारे में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने से पहले कुछ आवश्यक बिंदु हैं जिन्हें समझना जरूरी है। ये आवश्यक बिंदु कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। अब आपके सामने है कि रासायनिक अभिक्रियाएं और जो समीकरण होते हैं, इसमें रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। भाई, अभिक्रिया का मतलब क्या है? एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होगा, नए गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं। मैंने कहा था कि जब हम लोग कोई दो नए तत्वों को आपस में मिलाएंगे तो किसी नए तत्व का या नए यौगिक का निर्माण होगा। अब यहाँ भी ऐसा ही है कि रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रिया होती हैं जिनमें नए गुण वाले पदार्थ या नए गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं। सही है, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रिया हैं जिसमें नए गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं। लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है। इसका मतलब क्या है, मान लो यहाँ कोई आपने एक तत्व लिया, प्लस इधर भी आपने कोई दूसरा तत्व लिया। अब जब ये नया तत्व या नया यौगिक कोई बनाएगा, नए पदार्थ का जब निर्माण होगा तो यहाँ ये जो दोनों तत्व है ना, तो इनके जो तत्व में परमाणु आपस में क्या होंगे, इनकी पुनर्व्यवस्था बदलती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपने आयरन लिया, इधर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और इन दोनों की आपस में अभिक्रिया कराई तो इधर को आपको कोई नया मान लो जिंक सल्फेट आ जाए। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा परमाणु ही बदल जाए। कैसे, इधर देखो, जैसे मान लीजिए आपने लोहे का चूर्ण लिया, मान लीजिए आपने लोहे का चूर्ण लिया, आयरन लिया, इसकी अभिक्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई। तो जब आप इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराओगे तो यहाँ जो नया तत्व बनेगा या नया पदार्थ जो बनेगा ना, वो इन्हीं पदार्थों में से, इन्हीं परमाणुओं में से बनेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई नया तत्व या नया परमाणु आ जाए, जिंक आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, केवल परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है। ये परमाणु आपस में कहीं ना कहीं क्रिया करेंगे तो इनकी जो अभी क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है तो ये क्लोरीन जुड़ करके इसके साथ आ जाएगा तो आयरन क्लोराइड FeCl2 का निर्माण करेगा और इसमें से
हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही हटके कोई नया उत्पाद ले आएंगे, नहीं, ये गलत होगा। तो ध्यान रखना, यह जिंक नहीं आएगा। यहाँ जो नया पदार्थ बनेगा, यदि हम इसको संतुलित करें, ध्यान से सुनना बच्चों, यदि हम इसको संतुलित करते हैं तो हमारे पास जो नया तत्व बनेगा या नया उत्पाद जो बनेगा, आयरन क्लोराइड FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। लेकिन अभी ये संतुलित नहीं है, मैंने केवल आपको एक रासायनिक क्रिया बताई है। एक रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो क्या, एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत परमाणु, देखो यहाँ आयरन अलग था, लेकिन यहाँ आयरन के साथ कौन आ गया, क्लोरीन भी आ गया, मतलब परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था हुई। ठीक है, तो ये बात थोड़ा आपको समझना है कि इस प्रकार से परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ कोई नया परमाणु नहीं आया है। देख लो, इधर भी आयरन था, क्लोरीन था, हाइड्रोजन था, तो इनमें से ही कोई ना कोई आपका नया उत्पाद बन गया, लेकिन कोई नया परमाणु नहीं आया। ये बात आपको याद रखनी है। यदि इसको संतुलित करके लिखोगे तो देखो यहाँ लगा दो 2। अब देखो क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, इधर भी क्लोरीन 2, उधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इधर आयरन का 1 परमाणु और इधर भी आयरन का 1 परमाणु। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला बिंदु देखें। अब देखो, जब पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे ध्यान रखना। इधर देखो, ये मान लीजिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हो, इधर भी कोई आपने परमाणु लिया, कोई तत्व लिया, मान लीजिए इधर देखिए, इस प्रकार से समझे इसको ताकि आप लंबे समय तक इसको याद रख पाएं। मान लो कोई परमाणु है, कोई तत्व है ए, इसने अभिक्रिया की बी के साथ, तो एक नया पदार्थ बनेगा, एक नया उत्पाद बनेगा। मान लीजिए सी और डी, एक नया उत्पाद बनता है। तो जो रासायनिक, इस तीर के निशान से पहले, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है दोनों के बीच और नया पदार्थ यहाँ बन रहा है, तो ध्यान रखना, इस तीर के निशान से पहले जो कोई भी पदार्थ आप ले रहे हो, इनको बोला जाएगा अभिकारक। क्या नाम बोला जाएगा, अभिकारक। और जब ये आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इनको बोला जाता है उत्पाद। तो पेपर में आपसे सामान्य एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि बताइए अभिकारक क्या होता है। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। या किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान से पहले आने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और तीर के निशान के बाद आने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। तो देखो, दूसरी डेफिनेशन आपके सामने क्या लिखी हुई है कि रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अभिकारक क्या होता है, जो भाग ले रहा है, जो परमाणु या जो पदार्थ भाग ले रहा है वो तो है अभिकारक, और इनके भाग लेने से बनने वाले जो नए पदार्थ हैं, उत्पन्न होने वाले जो नए पदार्थ हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। यदि भूल जाओ तो आप कैसे याद रख सकते हो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान से पहले जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक, और तीर के निशान के बाद जो पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बन रहा है, उसका नाम हो जाएगा उत्पाद। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु आपके सामने क्या है, देखिए। अब आपके सामने एक रिबन दिया हुआ है। देखो यहाँ ये कोई स्प्रिंग नहीं है बच्चों, ये स्प्रिंग नहीं है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम का रिबन। किसका रिबन है ये, मैग्नीशियम का। जैसे आप लोग काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा ना, किसी फ्रेंडशिप डे आता है तो उस फ्रेंडशिप डे पे आप अपने दोस्तों को क्या देते हो, बैंड देते हो, ऐसे रबड़ का है ना, तो वो बांध लेते हैं। सेम एज ये भी एक क्या है, एक बैंड है, एक रिबन है। ठीक है, अब क्या हुआ, इस मैग्नीशियम रिबर बैंड को या इस मैग्नीशियम के इस तार को आप लोगों ने जलाया। जैसे आप इस मैग्नीशियम के तार को जलाओगे तो इसमें से क्या निकलेगी, एक धुआं निकलती है। लेकिन ये विशेष धुआं होती है यहाँ, और ये एक सफ़ेद ज्वाला के साथ या सफ़ेद लौ के साथ क्या करती है, जलती है। इस पेपर में आपसे पूछ सकता है कि मैग्नीशियम रिबर बैंड को या मैग्नीशियम बैंड को जब आप जलाते हो तो क्या होगा। यहाँ जब जलेगा तो इसमें से क्या निकलती है, सफ़ेद धुएं के साथ ही जलता है। पेपर में आता है क्वेश्चन कि रिबर बैंड को या मैग्नीशियम के, क्वेश्चन कैसे आएगा, मैग्नीशियम के, क्योंकि ये इसका गुण होता है भाई, इसको जलाएंगे तो इसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देंगे। तो मैग्नीशियम रबर बैंड को या रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाओगे, जब इसको जलाया जाता है बच्चों, तो ये सफ़ेद श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, जलाया जाएगा। जब इसको जलाया जाता है तो कैसे जलेगा, श्वेत सफ़ेद ज्वाला के साथ ही जलता है। श्वेत ज्वाला या लौ इसको बोल सकते हो आप, ज्वाला के साथ ये चलना प्रारंभ
कर देता है। ये बात थोड़ी सी आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि मैग्नीशियम रिवर बैंड को जलाएंगे तो ये श्वेत ज्वाला के साथ जलेगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि एक मैग्नीशियम रिवर बैंड लो, जब इसको हवा में जलाने से पहले इस मैग्नीशियम रिवर को क्या करना है, एक सैंड पेपर लेना है ना, और उस सैंड पेपर से रगड़ना है। इससे क्या होगा कि मैग्नीशियम रिबन की सतह से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो सुरक्षात्मक परत है वो क्या हो जाएगी, हटने लग जाती है। इसके ऊपर क्या होता है, जैसे मान लो पेपर में कैसे बनाओगे इसको, इधर देखें, जैसे मान लो यहाँ इस प्रकार से इसको पेपर के अंदर इस प्रकार से ड्रॉ कर देना कि ये मैग्नीशियम का रिवर बैंड है। अब इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, यहाँ साइड में इस प्रकार से मान लीजिए ये काफ़ी पुराना रिवर बैंड है। अब धातु का बना हुआ है तो ऐसा कोई आपको रबड़ का दिखाई नहीं देगा, ये धातु का बना हुआ है, ठीक है, मान लीजिए। अब इसके ऊपर इस प्रकार से एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है। इस लेयर को, इस परत को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सैंड पेपर। इसको सैंड पेपर है, इस सैंड पेपर की सहायता से इस तार को, इस रिवर बैंड को या मैग्नीशियम रिबन को क्या होगा, रगड़ा जाएगा। जैसे ही आप रगड़ोगे तो ये सारा का सारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी लेयर या सुरक्षात्मक परत। तो ये सुरक्षात्मक जो परत है ना, ये हट जाती है और यहाँ से आप जब इसको जलाओगे तो ये श्वेत ज्वाला के साथ जलना प्रारंभ कर देता है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, पेपर में आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। आगे देखिए अगला बिंदु। अब यहाँ कुछ आपको रासायनिक अभिक्रियाओं से बनने वाले अलग अलग जो पदार्थ है ना, वो उसके एग्जाम्पल्स आपके सामने गिवन है, उसके एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं। जैसे दूध का खट्टा होना, किसका, दूध का खट्टा होना। अरे दूध का खट्टा होना मतलब दही की बात कर रहा है। दही, दूध जब जम जाता है, दूध को जब आप जमा देते हो तो एक बैक्टीरियल होता है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है। तो वहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो दूध आपका दही के अंदर बदल जाता है, तो इसको बोलते हैं खट्टा दूध, या तो खट्टा दूध बोलो और अपन उसको बोलते हैं दही। तो दूध का खट्टा होना ये भी कहीं ना कहीं एक रासायनिक अभिक्रिया को दिखा रहा है। आगे दूध से दही का बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पकाना, आप जब भोजन को पकाओगे तो क्या होगा, जैसे आप लोग सब्जी लेके आते हो, सब्जी को मसाले वगैरह डाल के तैयार करते हो ना, तो वहाँ भी आपकी कुछ क्रियाएं होती है ना, कुछ तत्व नष्ट हो जाते हैं, आपको नहीं मिल पाते हैं। तो भोजन का पकाना, हमारे शरीर में भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, तो ध्यान रखना ये भी तो क्या होती है, यहाँ भी तो क्रियाएं होती हैं। जैसे आप पढ़ोगे कि कहीं ना कहीं भोजन हमारे अंदर इसकी कोई ना कोई अम्ल मिलता है, वो अम्ल मिलकर के उस भोजन का पाचन करता है, तो क्रियाएं होती हैं। आगे श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन हम लोग ब्रीथ करते हैं ना, हम श्वास लेना, श्वास छोड़ना, तो ये भी एक रासायनिक क्रिया है। अंगूर का किण्वन, जैसे आप लोग अंगूर लेके आओ और जब आप अंगूर लेके आते हो और उस अंगूर को धूप के अंदर सुखा दीजिए, कुछ दिनों के बाद वो धीरे धीरे सड़ना प्रारंभ कर देगा और एक नया पदार्थ आपको दिख जाएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो किशमिश जैसा आपको दिखेगा, ड्राई फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं अंगूर का किण्वन। आगे लोहे में जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये बात आप याद रखना। यहाँ एक इमेज आपके सामने दिख रही है, काफ़ी बार आपने देखा होगा फलों को पकाने के लिए उनके अंदर केमिकल्स का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक इंजेक्शन आपको दिख रहा है और यहाँ आपको एक फल दिख रहा है, इसके अंदर क्या लगाया जा रहा है, इंजेक्शन, ताकि ये फल अच्छा दिखे और जल्दी से जल्दी ये पक जाए या इसका जो वेट है वो बढ़ जाए। तो लोग अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का यूज करते हैं फलों को पकाने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप यदि रासायनिक अभिक्रियाओं के, समस्त अभिक्रियाओं की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं बोली मैंने, आपसे कोई पूछ ले कि रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण बताइए, तो आप बोलोगे दूध का खट्टा होना या दही का बनना, भोजन का पाचन, हमारे शरीर में भोजन का पचना या भोजन का पाचन होना, श्वसन की प्रक्रियाएं, अंगूर का किण्वन और लोहे में जंग लगना, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या हैं, उदाहरण है।